हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी किया था एंड मैग्नीफिकेशन हमने फाइंड आउट की थी। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन हमने फाइंड आउट की थी। और सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? एक मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास। और जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये डिटेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और घड़ी जो रिपेयर करने वाले होते हैं, वॉच रिपेयर करने वाले जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सी जगह पे यूज होता है। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक राउंड शेप में एक फॉर्म बना हुआ होता है। और ये जो फॉर्म होता है ये किससे बना हुआ होता है? किसी मेटल या फिर प्लास्टिक से बना हुआ होता है, ठीक है। और इस फ्रेम में क्या लगा हुआ रहता है? एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है। और इस कॉन्वेक्स लेंस ये जो फ्रेम है ये आगे एक सिलेंड्रिकल हैंडल से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। दिस फ्रेम इज फर्दर कनेक्टेड बाय अ सिलेंड्रिकल हैंडल, ठीक है। अब आपने इसमें ये बोला था कि जिस ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाई करके देखना चाह रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाई करके देखना चाह रहे हैं उसे आप इस कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। उसे आप कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो अब यहाँ से आपने इसके लिए सारी कैलकुलेशंस की थी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसमें दो लेंसेज होते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं। इसमें क्या होती है? एक सिलेंड्रिकल, किसी भी मेटल से बनी हुई एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, पाइप होती है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के दोनों एंड्स पे दो कॉन्वेक्स लेंसेज लगे हुए होते हैं। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के दोनों एंड्स पे दो कॉन्वेक्स लेंसेज लगे रहते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है वो लेंस छोटा होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है ना। छोटा लेंस होता है। और ये जो छोटा वाला लेंस है ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के पास में होता है, ठीक है। वस्तु के पास वाला ये जो लेंस होता है जो छोटा होता है इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा लेंस जो बड़ा होता है वो हमारी आंखों के पास में होता है, ठीक है ना। और उस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस लेंस को हम लोग अभिनेत्रिका या फिर नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस बोलते हैं, आई लेंस, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? तो इसमें आपने बोला कि इसमें एक बेलनाकार पाइप में, इसमें एक बेलनाकार ट्यूब में इसमें किसी धातु की बनी हुई एक बेलनाकार ट्यूब होती है। इसमें किसी धातु की बनी हुई एक बेलनाकार ट्यूब होती है। और इस बेलनाकार ट्यूब के दोनों सिरों पर, इस बेलनाकार ट्यूब के दोनों सिरों पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। इनमें से एक उत्तल लेंस कम फोकस दूरी का छोटा होता है और यह वस्तु के निकट रखा होता है, इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जबकि दूसरा उत्तल लेंस अधिक फोकस दूरी का होता है और यह नेत्र के निकट रखा होता है, इसे अभिनेत्र लेंस या फिर अभिनेत्रिका कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होती है एडजस्टेबल होती है, परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को? तो दोनों लेंसों के मध्य की जो दूरी है, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को ध्यान से सुन लीजिए, नाम देख लीजिए इसका। दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। दंड मतलब तो ये छड़, चक्र मतलब उसे घुमाना, और दंतुर मतलब क्रॉस, एक दूसरे के अपोजिट घुमाना। एक को इधर घुमा रहे हो तो दूसरे को इधर घुमाओगे, ठीक है ना। दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा इसे परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आपने बोला कि इन दोनों लेंसों के मध्य की जो दूरी है इसे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई वस्तु लेते हैं, उस वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के सामने रखते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि छोटा होता है उसके सामने रखते हैं। उसका एक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब। वो उल्टा प्रतिबिंब जो है वो अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। और इस प्रकार से इन दोनों के बीच की दूरी को व्यवस्थित करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बने ये अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन जाए, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को? इससे इसका सीधा और आभासी प्रतिबिंब मिल जाएगा हमें, और ये सीधा और आभासी जो प्रतिबिंब है यही हमारे काम का है, ठीक है ना। यही बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। देखिए जैसे इसके
रे डायग्राम यानी कि इसके किरण चित्र को हम देखते हैं। देखिए इसमें हमने बोल दिया कि इसमें एक छोटा लेंस लगा हुआ है जो कि छोटा उत्तल लेंस लगा हुआ है कम फोकस दूरी का। ये उत्तल लेंस तो हो गया अभिदृश्यक लेंस और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। और इस पे आगे हमने एक बड़ा उत्तल लेंस लगा दिया, ये इस पे हमने आगे एक बड़ा उत्तल लेंस लगा दिया ये वाला। और ये हो गया इसका द्वारक एपरेचर। ये तो है हमारे पास में अभिदृश्यक लेंस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और अभिदृश्यक लेंस। और ये हमारे पास में क्या है, नेत्र लेंस। ठीक है, इसका जो प्रकाशिक केंद्र है इसे O से दर्शा दिया आपने। ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रकाशिक केंद्र है तो ऑब्जेक्टिव का O आ गया। ये आई लेंस का प्रकाशिक केंद्र है तो इसका आई का E आ गया। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। अब इसके लिए फोकस यहाँ पे है और एक ही फोकस यहाँ पे ले लिया आपने। तो हमने ये एक वस्तु ले रखी है AP, इसको फोकस के बाद में रखेंगे आप। तो ये हमने एक वस्तु ले ली AP और इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। और ये प्रकाशिक किरण की प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधे गुजर गई। और ठीक है, और ये फोकस से होकर जाने वाली जो किरण है ये कहाँ पे ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो किरण है वो किससे चली गई, फोकस से होकर चली गई। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो फोकस है कौन से लेंस का फोकस है, अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। तो इसे आपने FO से दर्शा दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास में प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब हो गया A', B'। ठीक है ना। इस प्रतिबिंब से आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण ले रहे हैं। और एक बात और देखिए, ये जो प्रतिबिंब है ये किसके इसके बीच में बन रहा है, इसको हमने इस प्रकार से इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है इसे हमने इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये इस नेत्र लेंस के लिए फोकस यानी FE और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बन रहा है। ठीक है ना। अब इससे आपने बोल दिया कि अगर इस वस्तु से चलती हुई कोई प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो बिना किसी विचलन के गुजर जाएगी। ठीक है, और अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो देखिए मुख्य फोकस से होकर जा रही है। अब देखिए यहाँ से राइट साइड में तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो इसको आप पीछे की ओर बढ़ा हुआ देखिए। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है हमें, और ये जो प्रतिबिंब है कैसा है, ये प्रतिबिंब है हमारे पास में उल्टा, A' और B'। ठीक है ना, उल्टा प्रतिबिंब है। नहीं सॉरी, इस वस्तु के हिसाब से तो उल्टा है, लेकिन अब यहाँ पे नेत्र लेंस के लिए तो ये वाला जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का कार्य करता है। इसके हिसाब से ये सीधा और आभासी है, और बड़ा प्रतिबिंब है, सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है ना। ये प्रतिबिंब के द्वारा आंखों पर बनने वाला कोण हो जाएगा बीटा। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। अब यहाँ से अगर हम देखें, देखिए क्या होगा, किस रूप में होगा हमारे पास में, देखते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि सर्वप्रथम जिस वस्तु का हमें वृहद या फिर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना है, सर्वप्रथम जिस वस्तु का हमें आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना है उसे अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस के परे रखते हैं। अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस के परे रखते हैं। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। तो देखो ये अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस के बाद में रख रखा है इसको, जिससे इसका एक उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। और ये जो बड़ा प्रतिबिंब है ये अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु आभासी बिंब यानी वस्तु का कार्य करता है। ये अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो ये जो अभिनेत्र लेंस है इसके लिए जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था A', B', किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करता है। और दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि यह जो प्रतिबिंब है ये अभिनेत्र लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य आएगा, जिससे इसका सीधा आभासी और एक वृहद प्रतिबिंब हमें A', B' प्राप्त होता है। ठीक है ना।
और अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला, नेत्र पर बनने वाला जो कोण है ये हमने क्या मान लिया, यहाँ पे क्या है, ये बीटा, ठीक है। और ये हमने ले रखी थी वस्तु एपी, और जब इस वस्तु को आपने रख दिया स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी डी पर, तो इसके द्वारा हमारे नेत्र पर बनने वाला जो ये कोण है ये क्या हो जाएगा हमारे पास में अल्फा, ठीक है। अब हमें एम का मान ज्ञात करना है। एम बराबर हमारे पास में क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां से अगर हम देखें तो चूंकि एम बराबर हमारे पास में होता है बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा जो लगभग tan बीटा के बराबर हो जाएगा, अपॉन अल्फा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो tan बीटा का मान हमारे पास में देखिए इस वाले त्रिभुज में tan बीटा का मान आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन में a डैश e। tan बीटा का मान आ गया हमारे पास में a डैश b डैश अपॉन में a डैश e बट्टा tan अल्फा का मान आ जाएगा a b बट्टा में माइनस का d आ गया a b और बट्टा में माइनस का d, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ से आप इनको व्यवस्थित करें तो यहाँ से m बराबर हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, a डैश b डैश बट्टा a b, और ये माइनस का d ऊपर चला गया, इनटू में आ गया माइनस में d अपॉन में a डैश e। तो अब आगे अगर हम देखें यहाँ से, देखो आप आगे पुनः है a डैश b डैश ये रहा और a b ये रहा, तो त्रिभुज बन रहा है a o b a डैश o b b डैश, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो चूंकि त्रिभुज a डैश o b डैश समरूप है किसके, त्रिभुज a o b के समरूप है, तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो इस वाले त्रिभुज की भुजा a डैश b डैश बट्टा इस त्रिभुज की भुजा ab बराबर आ जाएगा, और ये हो गया हमारे पास में a डैश o बट्टा a o, ठीक है। अब देखिए a डैश b डैश बट्टा a b का जो मान है यहाँ लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे अगर इसका हम मान लिख देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा m बराबर a डैश b डैश बट्टा a b की जगह हमने क्या लिख दिया, a डैश o बट्टा a o, और इनटू में आ गया माइनस में d अपॉन a डैश e। अब इन दूरियों के बारे में हम देख लें तो देखिए ये तो वस्तु की दूरी है इस लेंस से, u हो गई, कौन से लेंस के लिए, ये अभिदर्शक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस UO। ये फोकस दूरी है कौन से लेंस की, अभिदर्शक लेंस की, तो ये FO हो गया, ठीक है। तो आपने लिख रखा है। ये प्रतिबिंब है इस वाले लेंस के लिए, तो ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी होती है V, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो O हो गया, और यही इसके लिए वस्तु है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा U, और ये कौन से लेंस के लिए, नेत्र लेंस के लिए UE, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, a डबल डैश b डबल डैश की दूरी से ये क्या हो जाएगी हमारे पास में अपने प्रतिबिंब है किसके लिए, नेत्र लेंस के लिए VE, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए a डैश o का मान, यहाँ से अगर हम देखें, देखिए m बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, m बराबर आ गया हमारे पास में a डैश o, ये दूरी हमारे पास में क्या है, VO है। क्योंकि ये इस लेंस के राइट साइड में है इसलिए किसमें आएगी, प्लस में आ जाएगी VO अपॉन में AO क्या है हमारे पास में UO, लेकिन ये इस लेंस के लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस में आ गई UO, और इनटू माइनस में D अपॉन में A डैश E। तो A डैश E क्या है हमारे पास में UE, लेकिन ये सभी नेत्र लेंस के बाईं ओर है इसलिए माइनस में आ गया UE। तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा हमारे पास में माइनस में VO अपॉन में UO इंटू D अपॉन UE, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में m का मान, समझ गए आप मेरी बात को। अब आपने कोणीय आवर्धन ज्ञात किया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, इसकी कुछ स्थितियां भी होती हैं जिनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले हम देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे हमने कोणीय आवर्धन का मान ज्ञात किया, कौन से सूक्ष्मदर्शी के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गई। और यहाँ से अगर हम देखें आगे तो देखिए हम लोग किस हिसाब से क्या आगे में इसकी कुछ स्थितियों के बारे में और देखते हैं। देखिए
आपने अंतिम व्यंजक प्राप्त किया है, m बराबर होता है माइनस में VO अपॉन UO और इनटू में आ गया D अपॉन UE, ठीक है, इनटू में आ गया D अपॉन UE। अब देखें आगे, अब इसमें कुछ स्थितियों का अध्ययन और करना है हमें। जैसे जो पीछे आपने सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए अध्ययन किए थे जिन स्थितियों का, वही स्थितियां हैं यहाँ पे। अगर अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पर बनता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पर बनता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पर बनता है, तो उस परिस्थिति में अंतिम प्रतिबिंब था A डबल डैश B डबल डैश और इसकी जो नेत्र लेंस से दूरी थी वो हमने क्या मानी थी VE। तो VE जो है इसका मान हमारे पास में कितना है, माइनस में कैपिटल D, लेफ्ट साइड में होता है इसलिए माइनस में आ गया। और U की जगह में क्या लेना है, U की जगह में लेना है UE और F की जगह में लेना है FE, है ना। फोकस दूरी उत्तल लेंस लगा हुआ है तो इसकी फोकस दूरी प्लस में होती है, प्लस में आएगा। और यहाँ पे आप U की जगह जो UE लेते हो ये किस में आएगा, लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें लेंस सूत्र आप काम में लीजिए, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस में 1/u, तो यहाँ से 1/fe प्लस में आ गया 1/ और ve का मान हमारे पास में हो जाएगा माइनस में d माइनस 1/ और u की जगह हमने क्या लिख दिया ue, जिसका मान माइनस में था तो माइनस माइनस प्लस में ue हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम d से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो इसको d से गुणा किया हमने तो ये हो गया d/fe इक्वल में माइनस का 1 और प्लस में 1/ue, तो यहाँ नहीं d/ue सॉरी, तो यहाँ से d/ue का मान आ जाएगा हमारे पास में d/fe और प्लस में 1, ठीक है। ये जो मान है ये हम लोग उस सूत्र में लिख सकते हैं। तो m बराबर हमारे पास में क्या था, माइनस में VO/UO इंटू में था d/UE, तो यहाँ से आ गया माइनस में VO/UO इंटू d/UE का मान हमारे पास में क्या हो गया 1 + d/FE, ठीक है। ये आ गया आवर्धन का मान। इस स्थिति में जो आवर्धन है कोणीय आवर्धन उसका मान ये हो जाएगा माइनस में VO/UO इंटू में 1 + d/FE 1 + d/FE, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में। और यहाँ से अगर हम देखें आगे, अब एक बात और देखना आप आगे, दूसरी स्थिति देखें हम लोग। दूसरी स्थिति देखें, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए आप अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, VE का मान हमारे पास में अनंत है। कब बनेगा, जब वस्तु जो है UE हो किसकी जगह कहाँ पे रखा हुआ होगा, फोकस पे FE पे। तो UE की जगह हमारे पास में क्या आना चाहिए, FE आना चाहिए। तो इस वाले सूत्र में अगर आप देखें तो m बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस में VO/UO इंटू d और UE की जगह हमने क्या लिख दिया FE लिख दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इन दोनों के बीच की, अब आपको मान लीजिए बोला जाए पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए, जो आपने बेलनाकार पाइप ले रखी थी उसकी लंबाई अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो पाइप की जो लंबाई है L, ये बराबर हमारे पास में क्या होता है FO + FE, ठीक है। अब यहाँ पे FE किसके बराबर हो गया, UE के बराबर हो गया। तो इस स्थिति में आप L बराबर लिख सकते हो FO + UE, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। FO बराबर हम कहाँ लिख सकते हैं, UE पर लिख सकते हैं, समझ गए आप। अब आगे देखते हैं, देखिए। तो अभी तक हमने देखा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट के बारे में हमने देखा, और बनावट के बारे में हमने देख के कहा
ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है ये इसमें एक बेलनाकार छड़ लगी होती है और ये जो बेलनाकार छड़ होती है किसी धातु की बनी हुई हो सकती है, ठीक है ना। इसके दोनों सिरों पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं जिनमें से एक उत्तल लेंस अधिक फोकस दूरी का होता है और बड़ा होता है, इसे अभिदृश्यक नहीं, इनमें से एक उत्तल लेंस अधिक फोकस दूरी का और बड़ा होता है और ये जो उत्तल लेंस है ये आंख के पास में लगा हुआ होता है, इसे नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है ना, आई लेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा उत्तल लेंस है ये कम फोकस दूरी का होता है और छोटा होता है और ये वस्तु के निकट लगा हुआ होता है और इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ठीक है ना। अभिदृश्यक लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस है इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है इसे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से परिवर्तित किया जा सकता है, इसे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जिस वस्तु का भी हमें आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है उसे हम लोग अभिदृश्यक लेंस के मुख्य फोकस के परे रखते हैं, ठीक है। इससे इसका उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है और दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है ए डैश बी डैश ये अभिनेत्र लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बने, ठीक है ना। और अभिदर्शक लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बने। अब ये जो प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश ये अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी बिंब यानी वस्तु का कार्य करता है और जिससे इसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है ना। और ये जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है ए डबल डैश बी डबल डैश इसके द्वारा नेत्र पर अंकित होने वाला या आरोपित होने वाला जो कोण है वो हमने मान लिया क्या होता है यहाँ पे, तो हमारे पास में कोण होता है बीटा, हमने मान लिया। और वस्तु के द्वारा आंखों पर बनने वाला कोण कहाँ से, स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी से, वो हमने मान लिया है अल्फा, ठीक है। कोणीय आवर्धन का मान आपने इसके लिए ज्ञात किया और ये जो कोणीय आवर्धन है इसके लिए मान हो जाएगा हमारे पास में m बराबर माइनस में वी ओ अपॉन यू ओ इंटू में डी अपॉन यू ई, ठीक है ना। अब पहली स्थिति आपने बोल दी यदि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पर बनता है, कैपिटल डी दूरी पर बनता है, तो अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पर बनेगा तो इस स्थिति में वी ई अंतिम प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में डी, यू की जगह माइनस में यू ई आएगा और एफ की जगह एफ की आएगा। तो आपने यहाँ से देखिए क्या काम में ले लिया, आपने काम में ले लिया लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो f की जगह तो f e हो गया, v की जगह v e हो गया जिसकी मान कितना है माइनस में d माइनस 1/u का मान हो गया माइनस में u e, तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा u e, तो यहाँ से d से गुणा कर दिया इसको तो d/f e बराबर आ जाएगा माइनस में 1 प्लस d/u e, तो यहाँ से d/f e का नहीं इस d/u e का मान कितना आ जाएगा, इसको आप इधर ले आइए d/f e प्लस में 1, तो यहाँ से m का मान आ गया माइनस में वी ओ अपॉन जो उस सूत्र था वो देखिए माइनस में वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई, इसका मान आपने ऊपर ज्ञात कर रखा है तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं इसमें मान, तो ये हो जाएगा m बराबर माइनस में वी ओ अपॉन यू ओ, इसका मान क्या था हमारे पास में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। और दूसरी स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब जो कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो वी ई का मान अनंत हुआ, लेकिन कब, जब यू ई का मान कितना हो, एफ ई, ठीक है। तो यू ई की जगह आप एफ ई लिख दीजिए सूत्र में, तो एम बराबर आ जाएगा माइनस में वी ओ अपॉन यू ओ इंटू में डी अपॉन यू ई की जगह हमने लिख दिया एफ ई, ठीक है। और उस पाइप की जो लंबाई होती है वो हमारे पास में क्या होती है, एफ ओ प्लस एफ ई होती है, ठीक है। एफ ई की जगह आपने क्या लिखते हैं यहाँ पे यू ई लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इसके लिए आवर्धन क्षमता का मान। अब इससे आगे की जो चर्चाएं हैं ये हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।